नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। आइए, ज्योग्राफी के जो हम लोग पिछली कड़ी देखे थे, अभी मैपिंग का इशू हम लोग लेके चले थे आगे आगे। तो अब उसी मैपिंग के जो कल कुछ और भाग थे आज शेष रह गए, उसको हम पूरा करके फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो आज उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफी में मैपिंग का रोल है, कैसे जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है बिना मैपिंग के एक बिल्कुल ही अधूरा पार्ट है ना। अगर आप सब कुछ ज्योग्राफी में पढ़ जाते हैं बिना मैपिंग के, तो बिल्कुल ही आप समझिए कि ज्योग्राफी जीरो के बराबर समझ लीजिए। तो बिना ज्योग्राफी, बिना मैपिंग के ज्योग्राफी का कोई महत्व भी नहीं होता। अगर आप मैपिंग के हिसाब से ज्योग्राफी को अगर लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो समझ लीजिए कि आपकी स्किल्ड भी आएगी और वहाँ पहुँच कर रिसर्च कर चीज़ों को समझने में मदद होती है। तो आइए उसी कड़ी में कल हम 2-4 इशू पर देखे थे, जैसे मैपिंग में जो सवाल यूपी पीसीएस और यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं, तो उससे रिकॉर्डिंग हमने छोटे छोटे प्रश्न लिए ताकि नए बच्चे जो हैं हमारे, उनको भी थोड़ा समझने में आसानी हो। इसीलिए हमने छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ जो अगर सीनियर छात्र होंगे तो उन्हें थोड़ा सा इस बात का ये होगा कि सर तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बताते हैं। तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हमें सबको लेकर चलना होता है। जितने भी हमारे पास नए पुराने बच्चे हैं, कोई किसी का एडमिशन बाद में होता है, सब तो इन सभी लोगों को लेकर चलना होता है। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक करते हैं। तो उसी कड़ी में हमने जो कल बात की थी आपसे कि जब भी मैपिंग पढ़ेंगे तो मैपिंग के बारे में देख लेंगे। तो उनकी सबसे राज्य की राजधानी क्या है, एक सवाल हमने ये बताया था आप लोगों को। दूसरी ये बताई थी कि जो बाउंड्री है किन किन राज्यों से शेयर करता है ना। तीसरा ये ऑप्शन बताया था हमने कि ये जो राज्य की तटवर्ती जितने भी राज्य हैं, तटवर्ती राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे होते हुए नीचे हो गया भारत के, तो इन सब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दे देंगे तट वाले, 3 ऑप्शन तट वाले होंगे और 1 ऑप्शन भी न तट वाला होता है। ये पढ़ा था। इसके बाद हमने देशांतर रेखा से संबंधित सवाल को हल किया था कि जो एक ही देशांतर रेखा पर कौन कौन से राज्य आते हैं, है ना। और एक राज्य, 3 राज्य तो एक ही देशांतर रेखा पर दे देगा और दूसरा राज्य आपको थोड़ा सा देशांतर रेखा से हट के देगा। लेकिन आपको हमेशा अगर सटीक अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये भी तो वही है, और गलत कर बैठेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया। और सेम इसी तरह से हमने हल किया कि कैसे हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा आपको पता होती है कि अक्षांश रेखा वे होती हैं जो उत्तर से लेकर ये पूरब से पश्चिम दिशा में, और देशांतर वाली जो रेखा होती है, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है। तो हमने बात की अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी राज्यों से अक्षांश रेखा गुजर रही है, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री दे दिया, चाहे 20 डिग्री, कुछ भी A to Z एग्जाम्पल दे दिया, कह दिए, पूछ दिया कि हाँ इसमें एक और देखना है कि केवल इंडिया के रेफरेंस में ही नहीं देखना है, बल्कि क्या करना है, हमें वर्ल्ड के रेफरेंस में भी, हम अगर आगे आएंगे वर्ल्ड मैप जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी हमें इसी तरह से उसका भी अध्ययन करना होगा। तो ऐसे बताया था कि अक्षांश रेखा पर कौन कौन सी है। अब इसके अक्षांश रेखा के जब अंदर गए तो हमने बताया कि जो अक्षांश रेखा के आसपास जो राजधानी हो रहे हैं, जिनका राजधानी लोकेशन है, कभी कभी राजधानी पूछ देता है कि अक्षांश रेखा के ऊपर कौन सी है राजधानी, है ना। ऐसे ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देता है ऊपर नीचे में। तो 3 ऑप्शन जो होते हैं नीचे रहते हैं और 1 ऑप्शन ऊपर दे देता है। तो ऐसे सारे सवाल हम लोगों ने देखा। एक सवाल इसमें और भी देखा कि अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो राज्यों का जो क्रमबद्धता है, सबसे पहले कौन आता है। इसी तरह से हमने फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ से लिया, फिर इसे पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक लिया। तो अगर आपको सटीक जानकारी मैपिंग एटलस के माध्यम से अगर आप नहीं करेंगे, देखिए हार्ड वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि पेज पलट के हम सारा मैपिंग का स्टडी कर लेंगे तो शायद आप जरूर सफल हों, लेकिन कुछ देर के लिए ही सफल होंगे केवल, है ना। अगर इसे लंबे समय तक अध्ययन करना है, मजबूती से पकड़ बनाना है, हर एग्जाम को फोकस करके अगर करना है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सटीकता और पेपर वर्क के साथ करना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे। तो ऐसे सवाल हम लोगों ने देखे। आज उसी कड़ी में थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे और अंदर से देखेंगे कि और भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे कल हमने द्वीप पर भी चर्चा की थी कि कैसे द्वीप से संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आज हम उसी संदर्भ में आज इसको समापन करेंगे। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसी को पूरा करते हैं हम आज लोग। तो आइए चलते हैं फिर एक बार, ठीक है। पूरा भारत का पर्यटन करते हैं, है ना। बिना कोई खर्चे के ही हम लोग आज पर्यटन पूरा घूम डालेंगे। पूरा मुंबई से लेके चेन्नई, तमिलनाडु और पूरा घूम डालेंगे। आइए चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा
भारत का जो हम लोगों का मैप है, हमने इसमें जो अभी पिछला अध्ययन किया इसके बारे में। आइए अब स्पर्श से संबंधित देख लीजिए कि ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय भूटान है, देखिए लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। अगर हम सटीकता से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वो सवाल पूछ देगा कि भूटान कौन कौन से भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है, ये सवाल ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर देखें तो पहला तो ये है सिक्किम। ठीक है, देखिए अब ऑप्शन दूसरा साफ साफ दिख रहा है ये असम, और तीसरा आपको दिख रहा है साफ साफ ये अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आपके लिए कन्फ्यूजन ये है कि देखिए ये वेस्ट बंगाल यहाँ से होते हुए इनकी देखिए, इनकी जो वेस्ट बंगाल की जो टेरिटरी है, जो सीमा है, देखिए कहाँ तक है। तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन वाला लोगों के दिमाग में वेस्ट बंगाल तो नीचे है, भूटान तो ऊपर है ना, हमेशा ऐसे देखेंगे। लेकिन अगर हम सटीकता से ध्यान देंगे तो भूटान, ये वेस्ट बंगाल एक ऐसा है कि देखिए इधर भी शेयर कर रहे हैं बाउंड्री, ये भी शेयर कर रहे हैं, ये भी शेयर कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के साथ साथ देखिए यहाँ भी शेयर कर रहे हैं और ये भी शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो 3 ऑप्शन तो दिख रहा। तो हमारे कहने का मतलब अगर गहराई से देखना है तो हमें इनको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। तो आइए दूसरे संबंधित क्वेश्चन हमारा पर ये है कि देखिए यहाँ छोटा छोटा जो देख लीजिए 1, 2 और ये 3, देखिए ये है दमन, क्या है, दादर एंड नगर हवेली और दीव है। ठीक है, ये देखिए जी इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो पूछ देगा कि कौन सी बाउंड्री सीमा, देखिए ये जो है महाराष्ट्र में भी है और ये जो है गुजरात की बाउंड्री सीमा पर दमन जो है ये चीज़। तो ऐसे संबंधित भी क्वेश्चन को हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। और जैसा कि हमने बताया था कि आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित भी कुछ हमने बता दी कि कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगर कहें कि चाइना से संबंधित कोई प्रश्न पूछ देता है कि चाइना से संबंधित कि कौन कौन से भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है, तो आपको ऐसे क्लियर कट हमें देख लेने होंगे कि कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो चाइना की बाउंड्री को स्पर्श करते हैं। तो आपका 1 ये होगा, ठीक है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, आगे सिक्किम ये 4 हो गया, ठीक है, आगे ये हो गया 5। ठीक है, तो अब चूंकि आप यहाँ से देख रहे हैं तो क्लियर हो रहा है। अगर आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश माइंड मैप नहीं दिखेगा तो आप इसको गलत कर सकते हैं। तो ऐसे सावधानियां हमें बरतनी है और आगे हमें मजबूती से इस पर काम करना है। अगर पूछ देगा कि पाकिस्तान जो है किन किन भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। ये कंडीशन है हमारा, ये पूरा ये यहाँ से आज अंतर्राष्ट्रीय के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। देखिए तो पहला 1 हो गया, ये 2 हो गया राजस्थान, 3 हो गया पंजाब, ठीक है, 4 ये हो गया, और ये देखिए अगर 370 हटाए नहीं होते प्रधानमंत्री मोदी जी तो 1 कम ही रहता। लेकिन चूंकि लद्दाख बन गया इसलिए हमारे 5 राज्य आज भी इसमें टच करते हैं। ठीक है, हाल इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस बात का हमें ध्यान देना होगा। अब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ किया जाएगा, देखिए हरियाणा भी बिल्कुल पास में ही दिखता है मैप में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हरियाणा बिल्कुल पास में, कोई खास अंतर नहीं है। तो अगर आपको मैप की सटीकता अध्ययन नहीं होगा तो शायद आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और शायद क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न है आगे इस पर विचार करते हैं। तो एक सवाल ये आता है, एक चीज़ पहले देख लिया जाए कि इंटरनेशनल जो बाउंड्री है यहाँ पे ब्लू लाइन से है। इंटरनेशनल जो बाउंड्री है यहाँ पे ब्लू लाइन है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है, जरूरी है कि ब्लू लाइन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। मैप जब भी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी लाइन है, लाइन का भी तो महत्व है। और देखिए यहाँ पर भी तो ब्लू लाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, देखिए तो अब देखिए जो व्हाइट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट से संबंधित है। देखिए ये सब व्हाइट लाइन है, ये क्या है, स्टेट की बाउंड्री है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है आप देख रहे होंगे, सारी की सारी ये स्टेट की बाउंड्री है ना, जबकि ब्लू लाइन। तो हमें बेसिक चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है, इनको भी समझ लेना है कि एक बार क्या है नहीं है। आगे देख लेते हैं, ये देखिए जो आपका ऐसे बना हुआ है ऑप्शन में, देखिए ये एक यहाँ हो गया, तो ये जो है आपकी कंट्री की कैपिटल है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी का सिंबल है। तो राष्ट्रीय राजधानी देख लीजिए, कहीं और नहीं दिखेगा आपको, कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि भारत की राजधानी एक ही है। ठीक है, कौन सी है, दिल्ली है। हाँ, ये अलग बात है कि ठंडे की, ग्रीष्मकालीन और आर्थिक राजधानी अलग अलग है, उनके रिप्रक्ष में वो बात अलग है। लेकिन ये मैपिंग की बात हम पढ़ रहे हैं तो मैपिंग पे ध्यान देंगे। आगे देखिए ये क्या है,
ये जो ब्लैक कलर का है ये भी ध्यान दीजिए। तो देखिए ये ब्लैक कलर का ये है, तो आपको पता चल जाएगा कि लखनऊ क्या है, जयपुर क्या है, देहरादून क्या है ना, शिमला क्या है, लेह क्या है ना। अब ध्यान रखिए कि लद्दाख की राजधानी पूछ देगा कि कभी, है ना, क्योंकि अभी आया है तो ये नया क्वेश्चन हमारे लिए है, तो ध्यान तो आया नहीं कि अब ये तो पता चल गया कि भैया 370 तो हटा दिया गया, सही बात है, लेकिन 370 हटा दिया गया तो लद्दाख बना दिया गया, ये भी बात सही है, लेकिन लद्दाख की ज़्यादा लोगों के ध्यान नहीं होगी कि लद्दाख है उसकी राजधानी बनाई क्या गई, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसकी लेह, और लेह के बारे में अगर आपको बता दें तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि लेह जो है सबसे ठंडा स्थल है, ठीक है, ये भी ध्यान देना होगा। आइए आगे चलते हैं, तो आपको क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। पटना हो गया, झारखंड की राजधानी रांची, तो ये ऐसे जो सिंबल है हमारे क्या है, स्टेट की राजधानी है, जो भी राजनीतिक गतिविधियां होगी स्टेट की राजधानी में होता है, अब बाकी जो कैपिटल होती है ये होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे जाने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एक और चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, जिसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। एक तरफ देख लेते हैं, एक तरफ क्या है, ये है अरेबियन सी है, ठीक है, तो हिंद महासागर, और यहाँ देख लेंगे तो पूरी की पूरी नीचे कह देंगे, पूरे बड़े लिखे में हिंद महासागर लिखा होगा। तो आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो हमारा दक्षिण का भाग है पूरे हिंद महासागर के माध्यम से प्रायद्वीपीय के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय उसी को ही कहते हैं जो तीनों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, 2 और ये 3, ये प्रायद्वीप की सिचुएशन है, ये भी हमें स्पष्ट हो गया। देख लीजिए ये पूरा का पूरा तीनों तरफ से जल है, एक साइड क्या है, अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, और एक पूरा का पूरा हिंद महासागर से जल से भरा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया आगे। अब इस बात पे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो अब हमने जो हम सोच रहे हैं द्वीप के बारे में भी बता दिया और इसके बाद इनकी बता दिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो आपसे इसी मैप में संसाधन से संबंधित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। अब संसाधन का मतलब, अब अगर हम संसाधन की बात करें तो अगर झारखंड की बात अगर हम करें तो झारखंड में कोयला से संबंधित आपकी एक संसाधन आता है, ठीक है। कोयला सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं तो झारखंड के राज्य इलाके में ही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए झारखंड दे दिया तो आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ किया जाएगी, जो आसपास के जो कोयला उत्पादन जो क्षेत्र होंगे उसी से संबंधित आपके जिलेवार में दे देगा। अब जिलेवार में चूंकि आपको पता ही है, उनको भी पता है कि झारखंड में कोयला तो होता ही है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ इसके मान लीजिए झारखंड की राजधानी तो रांची है, लेकिन इसमें झारखंड की राजधानी में कोई जिले होंगे, 1 2 3 जिले, वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता होगा कोयले का। तो वैसे ही मान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में भी तो होंगे, है ना। ये उड़ीसा है तो कुछ उड़ीसा के पास में, तो मतलब ये जो बाउंड्री का जो ट्रांजेक्शन है ये पूरा का पूरा ये जो है बेल्ट है कोयला का ही बेल्ट है। तो अंदर अगर ढुकेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कन्फ्यूजन किया जा सकता है कि हाँ इस ज़िले में ज़्यादा कोयला पाया जाता है ना, छत्तीसगढ़ में यहाँ ज़्यादा कोयला हो सकता है। स्टेट ओवरऑल देखें तो झारखंड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें जिलेवार की बात करें तो शायद जिलावार में उत्पादन और जो वो होता है स्टोरेज के माध्यम से डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे संसाधन के दृष्टिकोण आ जाएंगे। अब संसाधन के दृष्टिकोण में कोयला नहीं, अगर वन के दृष्टिकोण से देख लें तो आपको पता होगा कि मिजोरम के बारे में अगर देख लें तो मिजोरम जो है कहाँ गया, ये मिजोरम वन के दृष्टिकोण से बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा वन वहाँ पे है। बाकी छोटा भी है, वन भी ज़्यादा है, तो उनका रेशियो बढ़ जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है उनके पास, क्षेत्रफल कम है। अगर मान लें उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक है, और ये मिजोरम ये है, ठीक है। अगर हम इनकी बात तुलना करें तो कहेंगे कि जाहिर सी बात है ये तो दोनों राज्य की तुलना नहीं हो सकती। अब वन की बात करें तो कहेंगे योगी जी यहाँ जो वन लगाए हैं उतना व्यापक नहीं है जितना देखिए यहाँ वर्षा की मात्रा भी अलग है और यहाँ वर्षा की मात्रा भी अलग है दोनों जगह, क्योंकि जो हमारी जो आती हैं हमारे पास जो आते हैं मानसून इसी कंडीशन में जाते हैं पूरी की पूरी, ठीक है, ये कंडीशन में आते हैं। तो सबसे पहले बारिश यहाँ होते होते कई चैम्बर बनते बनते हमारे पास ये पूरा का पूरा चैन बनता जाता है, तब हम पाकिस्तान में जाते हैं। तो अक्सर देखें पाकिस्तान में मानसून हमसे बाद ही पहुँचता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है सबसे पहले केरल के तट पे आता है, टकराता है, केरल के तट पे टकराते हुए फिर हमारे पास आता है यूं घूम के। तो यहाँ से दो होती है, यहाँ से जो आती है मानसून हमारे पास 2 कंडीशन में टकरा जाती हैं,
ठीक है। एक तो क्या होता है, मुंबई और गुजरात वाला रूट होते हुए अरावली के पर्वत पे पहुंचता है, ठीक है, अरावली के पर्वत पे। और दूसरा ये है कि पूरा का पूरा राउंड करते हुए, है ना, इधर बारिश करते हुए, यहीं ध्यान रखिए, यहीं मेघालय है। मेघालय के बारे में पता है ना, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होता है, मेघालय। मेघालय में भी पता होगा कहाँ, उसके अंदर जिले में चलेंगे तो बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो इस माध्यम से करें तो हमने बताया आपको इस चीज़ के लिए कि संसाधन के दृष्टिकोण, अब बिहार में समझिए कि ये संसाधन जो बिहार के हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि संसाधन ये मध्य प्रदेश में भी वही होंगे, अलग अलग होंगे ना संसाधन होंगे। तो संसाधन के दृष्टिकोण से अब सपोज कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का जो उत्पादन है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ने का जो उत्पादन है, और यहाँ अगर यहाँ हम महाराष्ट्र की बात कर लें, यहाँ का गन्ने की जो उत्पादन है, होता दोनों जगह है, तो गन्ने का उत्पादन के मामले में अगर मान ले तो है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अब गन्ने से ही प्रोसेस जो तरीका है, चीनी की जब चीनी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आजकल चल रहा है और 2 नंबर पे ये। अब कारण क्यों? क्योंकि समय परिस्थिति के आधार उद्योग कारखाने जो भी हुए उनका प्रोडक्शन कम हुआ होगा। तो संसाधन दृष्टिकोण ये हो गए। तो इसी तरह से हम अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि हम किन किन चीज़ों से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी सवाल में अगर एक आध दो प्रश्न अगर और चर्चा करें तो ये पटना है, ये लखनऊ है, ये जयपुर है और ये मध्य प्रदेश में भोपाल है। अब ये चारों हैं, अगर इनकी जनसंख्या को इशू बना लें तो, है ना, कुछ भी चीज़ अगर करना है तो सबसे पहले अपने आप पे मैप को अप्लाई कर दो, है ना। जो मैप कहता है उसके अकॉर्डिंग जो भी संसाधन है उस पर रखते जाओ, आपको अच्छा होगा, पढ़ने में भी सहूलियत होगी। अगर लखनऊ की जनसंख्या बात करें तो आपको कुछ अलग होगी, पटना की जनसंख्या बात करें तो अलग होगी, और ये बात करें तो अलग होगी, और ये बात करें तो अलग होगी। आयोग सवाल पूछ देगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किन राज्य की राजधानी में है, फंस गए, है ना। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकता, आपने सोचा नहीं। लेकिन आजकल सवाल ऐसे भी बनाए जा रहे हैं कि जो राज्य की राजधानी है या फिर जिले में है, ठीक है, जिले में भी, तो इन तीनों चीज़ों में। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि मैप की नज़रिया क्या होता है, मैप को हम किस तरह से अध्ययन करते हैं, आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है। ये हम लोगों की स्ट्रेटजी है, धीरे धीरे करके हम लोग, है ना, पूरी प्रक्रिया चला रहे हैं, पूरी की पूरी मैप के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो आप लोग ही धीरे धीरे अपने सामने एटलस मैप खोल के और उसको सीखने के प्रयास कीजिए कि वाकई में मैप क्या है। एक बार खोलो तो सही, आप सभी लोग खोलो, उसको अच्छे से देखो कि इंडिया का मैप क्या है, उसमें उनकी राजधानी क्या है, उनकी बाउंड्री सीमा क्या है ना, उनके पास क्या क्या संसाधन है, किस राज्य में ज़्यादा संसाधन है, किस राज्य में कम संसाधन है, कौन उत्पादन की क्षमता में ज़्यादा है, कौन उत्पादन की क्षमता में कम है ना, किनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, है ना, किनके पास प्रोडक्शन की क्षमता ज़्यादा है, आगे कौन से भविष्य में होंगे, गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, दूसरे नंबर पर कौन है, चावल में कौन है, गन्ने में। तो ऐसे सारा चीज़ अप्रोक्सीमेट आप सोचो, है ना। अगर उससे रिलेटेड नहीं आता तो आजकल तो मीडिया का ज़माना है, टिप 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 गूगल कर दो, तमाम सारी चीज़ें जानकारी आपको आ जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास नहीं जानकारी है तो आप मैप तो देख लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब हम जाएं कहाँ, कोई हमें बताता, कोई कुछ होता, तो हम लोग तो हैं ही हैं आप लोगों के साथ। लेकिन अगर नहीं आता है तो आजकल गूगल का ज़माना है, टिप 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 करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाएगी। अध्ययन करिए चाहे जहाँ भी रहिए, है ना। और ये क्लास की जो हम लोग कर रहे हैं एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से कर रहे हैं कि आपको सीखना है, सीखने यानी लर्निंग फेज अलग होती है, एग्जामिन फेज अलग होती है। इसलिए आप देखते होंगे 1-8-1.5 साल पढ़ते हैं, फिर एग्जाम एक ही दिन में ले लिया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपने मस्तिष्क को डेवलप करना है ताकि हम बेहतर तरीके से इस कार्य को कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम लोगों ने जो देखा, आप लोग इसको तैयार जरूर करिएगा। अगली कड़ी में फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है, जीएस आचार्य के साथ। माय नेम इज हरिशंकर। आगे मिलते हैं, धन्यवाद।